हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आवेशन की जो विधियां हैं, आवेशन की विधियों को हम पढ़ने से पहले सबसे पहले तो तुमको ये पता होना चाहिए कि भाई आवेशन क्या होता है। तो आवेशन देखो, मैंने पहले भी तुमको बताया था, वापस से मैं तुमको समझा रहा हूँ कि आवेशन जो वर्ड है इसका मतलब क्या है। आवेशन का मतलब होता है, भाई तुमने पढ़ा है कि प्रारंभ में सामान्यतः कोई भी वस्तु होती है ना, वो उदासीन वस्तु होती है। कौन सी वस्तु होती है? उदासीन होती है। अब उदासीन वस्तु में किसी भी विधि के द्वारा, उदासीन वस्तु में किसी भी विधि के द्वारा आवेश उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है ना, आवेश उत्पन्न करना या आवेश उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं भाई? आवेशन कहते हैं। ध्यान रखना, उदासीन वस्तु में आवेश उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है, आवेश उत्पन्न करना क्या कहलाता है? आवेशन कहलाता है। अब आवेशन की विधियों का मतलब क्या है? आवेशन की विधियों का मतलब ये है, यहाँ पे अलग अलग विधियों के द्वारा, यहाँ पर अलग अलग विधियों के द्वारा उदासीन वस्तुओं में हम आवेश उत्पन्न करेंगे। क्या करेंगे? आवेश उत्पन्न करेंगे। यानी कि हमको कोई उदासीन वस्तु लेनी है और अलग अलग विधियों के द्वारा हमको उनमें क्या करना है भाई? आवेशन करना है। आवेशन का मतलब उनमें आवेश उत्पन्न करना है। अब आवेश उत्पन्न करने की देखो, या फिर आवेशन की जो विधियां होती है ना, वो विधियां कितनी होती है? 3 विधि होती है। हमारे सिलेबस में आवेशन की जो विधियां होती है ना, वो कितनी होती हैं? आवेश उत्पन्न करने की जो विधि है वो कितनी है? 3 विधि होती है। 3 विधि कौन कौन सी होती है? पहली होती है घर्षण के द्वारा आवेशन। पहली विधि का नाम क्या है? घर्षण के द्वारा आवेशन। दूसरी विधि का नाम क्या है? चालन के द्वारा आवेशन। क्या होता है? चालन के द्वारा आवेशन। चालन के द्वारा आवेशन को हम एक शब्द से और भी जानते हैं, स्पर्श के द्वारा आवेशन। स्पर्श के द्वारा। सेकंड नंबर की जो विधि है, इसको हम चालन के द्वारा आवेशन कहते हैं। और यहाँ पे चालन के द्वारा आवेशन है बोलकर इसको हम स्पर्श के द्वारा आवेशन भी बोल सकते हैं। तीसरी विधि का नाम हमारा क्या है? प्रेरण के द्वारा आवेशन। तीसरी विधि का नाम क्या है? प्रेरण के द्वारा आवेशन। यहाँ पे ध्यान रखना, आवेशन की जो विधियां हैं, आवेशन की 3 विधियां हैं। तीनों विधि इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी होती है भाई? पहली विधि का नाम है घर्षण के द्वारा आवेशन। दूसरी विधि का नाम है चालन के द्वारा आवेशन। और तीसरी विधि का नाम क्या है? प्रेरण के द्वारा आवेशन। तीसरी विधि का नाम क्या है? प्रेरण के द्वारा आवेशन। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं घर्षण के द्वारा आवेशन की। सबसे पहले नंबर पे हम कौन सी विधि का बात करेंगे? घर्षण के द्वारा आवेशन। घर्षण के द्वारा आवेशन का मतलब क्या है? घर्षण के द्वारा आवेशन का मतलब क्या है? यानी कि हमको घर्षण के द्वारा आवेश उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है उसको हम घर्षण के द्वारा आवेशन बोलेंगे। लेकिन घर्षण के द्वारा वस्तु को आवेशित कैसे करेंगे? देखो, घर्षण विधि के द्वारा वस्तु को आवेशित कैसे करेंगे? तो देखो, इस विधि में क्या होता है, इस विधि में हमको कोई भी दो वस्तु लेनी है, कोई भी दो उदासीन वस्तु लेनी है। हमको इस विधि में कोई भी दो उदासीन वस्तु लेनी है और दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ना है। क्या करना है? आपस में रगड़ना है, यानी कि आपस में घर्षण करवाना है। जैसे ही हम दोनों वस्तुओं को आपस में घर्षण करवाएंगे ना, जैसे ही हम दो वस्तुओं को, दो उदासीन वस्तुओं को हम आपस में घर्षण करवाएंगे, तो क्या होगा? एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर
एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। क्या होता है, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। अब जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर कौन सा आवेश आएगा भाई, तुमको पढ़ाया है पहले भी मैंने, आवेश की कमी जहां पे होती है वहां पे धनावेश उत्पन्न होता है, और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि जहां पे होती है वहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब तो धनावेश, और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि का मतलब क्या होता है, ऋणावेश होता है। तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उस पर तो धनावेश आ जाएगा, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है या फिर यानी कि जहां पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं ना उस वस्तु पर कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। तो इस प्रकार की जो विधि होगी आवेश उत्पन्न करने की, इस प्रकार की जो विधि होगी आवेश उत्पन्न करने की, इसको हम कहते हैं घर्षण के द्वारा आवेशन। क्या कहते हैं, घर्षण के द्वारा आवेशन कहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इस विधि में वो ये है कि यहाँ घर्षण के द्वारा जब भी हम आवेशन करते हैं, घर्षण के द्वारा जब भी हम वस्तुओं को आवेशित करते हैं, आवेशन करते हैं, तो दोनों वस्तुओं पर जो आवेश का मान होता है, दोनों वस्तुओं पर जो आवेश उत्पन्न होता है वो ध्यान रखना परिमाण में तो समान होता है। क्या होता है, परिमाण में तो समान होता है, लेकिन प्रकृति में क्या होगा, विपरीत होगा। परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत का मतलब क्या है, जैसे एक वस्तु में अगर मान लो 5 कूलाम आवेश उत्पन्न हो रहा है ना, तो दूसरी वस्तु में परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत यानी कि -5 कूलाम उत्पन्न होगा। भाई जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर तो धनावेश आएगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर ऋणावेश आएगा। तो प्रकृति में तो विपरीत ऐसे हो जाएंगे। दूसरी बात, परिमाण में समान क्या होता है, परिमाण में समान इसलिए होता है क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन की वृद्धि दूसरी वस्तु में होती है। अब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि और इलेक्ट्रॉन की कमी अगर समान हो रही है तो इसका मतलब आवेश का जो परिमाण होगा ना, आवेश का जो परिमाण होगा वो भी दोनों वस्तुओं में क्या होगा, समान होगा। क्या होगा, दोनों वस्तुओं में आवेश का मान भी क्या होगा, परिमाण का मान जो होगा आवेश परिमाण में तो समान होगा, लेकिन प्रकृति में क्या होगा, विपरीत होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल भी हमारे सामने देखो, इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं कि भाई कौन सी वस्तु धनावेशित होगी और कौन सी वस्तु ऋणावेशित होगी। तो सामने मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है देखो, जब कांच की छड़ को, जब कांच की छड़ को, पहला एग्जांपल हमारे सामने है, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है ना, तो ध्यान रखना कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े में आ जाते हैं। कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां पे आ जाते हैं, रेशम के कपड़े में आते हैं। कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े में आते हैं, जिसके कारण रेशम का कपड़ा तो क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इसलिए कांच की छड़ क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। दूसरा एग्जांपल क्या है, जब हम ऊन को एबोनाइट की छड़ से रगड़ते हैं, जब ऊन को हम एबोनाइट की छड़ से रगड़ते हैं तो क्या होगा, ऊन से इलेक्ट्रॉन निकलकर एबोनाइट की छड़ में जाएंगे, जिसके कारण एबोनाइट की छड़ तो ऋणावेशित हो जाएगी, और उनका जो कपड़ा है ना वो ध्यान रखना क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरा एग्जांपल है, बिल्ली की खाल को अगर प्लास्टिक की छड़ से रगड़ेंगे, बिल्ली की खाल को अगर प्लास्टिक की छड़ से रगड़ेंगे ना, तो बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन निकलकर प्लास्टिक की छड़ में जाएंगे, जिसके कारण प्लास्टिक की छड़ पर तो कौन सा आवेश आएगा, माइनस आवेश आएगा, और बिल्ली की खाल पर कौन सा आवेश आएगा, प्लस आवेश आएगा। इसी तरीके से चौथा एग्जांपल है, सूखे बालों में कंघी करने पर, सूखे बालों में कंघी करने पर ध्यान रखना, सूखे बालों में कंघी करने पर बालों में से कंघी पर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, जिसके कारण कंघी पर तो माइनस आवेश आ जाता है, और सूखे बालों पर कौन सा आवेश आ जाता है, धनावेश आ जाता है। कौन सा आवेश आता है, धनावेश। इसका एग्जांपल तो सूखे बाल और कंघी का एग्जांपल तो तुमने दैनिक जीवन में खुद ने भी महसूस किया होगा। जब हम सूखे बालों में कंघी करते हैं ना, जब सूखे बालों में कंघी करते हैं तो कंघी करने के बाद, कंघी करने के बाद जब वापस से कंघी को बालों के नजदीक लेकर आते हैं तो बाल है ना कंघी पर चिपकने लगते हैं। क्या होता है, बाल जो हैं वो कंघी पर चिपकने लगते हैं। उसका कारण क्या है, उसका कारण भी यही है क्योंकि जब हम सूखे बालों में कंघी करते हैं तो सूखे बालों से इलेक्ट्रॉन निकलकर कंघी में जाएंगे, जिसके कारण बाल तो वहां पर धनावेशित हो जाते हैं और कंघी वहां पे ऋणावेशित हो जाती है। अब तुमको पता है आवेशों के गुणधर्मों में तुमने पढ़ा है कि विपरीत प्रकृति का जो आवेश होता है, विपरीत प्रकृति का जो आवेश होता है वो एक दूसरे को आकर्षित करेगा। अब यहाँ पे देखो कंघी पर माइनस आवेश होगा और बालों पर यहाँ पे
धनावेश होगा तो दोनों को अगर एक दूसरे के नजदीक लेकर आएंगे ना तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे भाई, आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो ध्यान रखना जब कोई भी दो वस्तुओं को, जब कोई भी उदासीन दो वस्तुओं को हम एक दूसरे से रगड़ते हैं या घर्षण करवाते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं, जिसके कारण जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो तो धनावेशित हो जाएगी और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है वो ऋणावेशित हो जाएगी। इस प्रकार के आवेशन को हम क्या कहते हैं, घर्षण के द्वारा आवेशन कहते हैं। और घर्षण के द्वारा आवेशन के पश्चात, घर्षण के द्वारा आवेशन के पश्चात दोनों वस्तुओं पर जो आवेश होता है वो परिमाण में तो समान होता है लेकिन प्रकृति में क्या होगा, विपरीत होगा। परिमाण में तो समान होगा लेकिन प्रकृति में क्या होगा, विपरीत होगा। अब देखो कई बच्चों के दिमाग में एक प्रश्न ये उठ रहा होगा, कई बच्चों के दिमाग में एक प्रश्न ये उठ रहा होगा कि भाई जब हम इन सभी वस्तुओं के साथ घर्षण करवाते हैं, भाई इधर की वस्तुओं से जब घर्षण करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन इन्हीं वस्तुओं में से इनमें क्यों जाते हैं, इन्हीं वस्तुओं से, यानी कि ये सारी वस्तुओं में से इलेक्ट्रॉन इधर वाली वस्तुओं में ही क्यों जाते हैं। भाई जब दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े से कांच की छड़ में भी तो आ सकते हैं, रेशम के कपड़े से इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ में भी आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, देखो इसका कारण भी मैं तुमको बता देता हूँ, इसका कारण भी मैं तुमको बता देता हूँ। एक मिनट तो होल्ड करें। हाँ देखो इसका कारण भी मैं तुमको बता देता हूँ। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये होता है, तुमको पता है कि कोई भी पदार्थ होता है वो अणुओं से मिलकर बनता है और अणु किससे मिलकर बनते हैं, परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। और परमाणु में क्या होता है, एक नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अपनी स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में क्या लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। अब नाभिक पर तो धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉनों पर क्या होता है, ऋणावेश होता है। इसका मतलब ये हुआ कि नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच में एक विद्युत आकर्षण बल लगता है। कौन सा बल लगता है, विद्युत आकर्षण बल लगता है। और इस विद्युत आकर्षण बल का फॉर्मूला मैंने तुमको 11th में पढ़ाया था, 11th में पढ़ाया था। विद्युत आकर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, बल का फॉर्मूला होता है F बराबर के Q1 Q2 बटे में होता है R स्क्वायर। क्या होता है, F बराबर के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यहाँ पे है ना K तो एक नियतांक होता है, Q1 Q2 यहाँ पे दो आवेश होते हैं, जिन दोनों आवेशों के बीच में बल लगते हैं ना वो दोनों आवेश होते हैं। और नीचे R यहाँ पे क्या होती है, दूरी होती है दोनों आवेशों के बीच की, दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है। अब इस फॉर्मूले से हम ये कह सकते हैं कि दूरी का मान अगर बढ़ाएंगे ना, दूरी का मान अगर बढ़ाएंगे तो इस बल का मान क्या होगा, कम होगा। दूरी का मान अगर बढ़ाएंगे तो इस बल का मान कम होगा और दूरी का मान कम करेंगे तो इस बल का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ये। अब देखो भाई नाभिक के नजदीक जो इलेक्ट्रॉन होंगे, नाभिक पर धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉनों पर ऋणावेश होता है। अब नाभिक के नजदीक जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाभिक के नजदीक जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कम दूरी पर होते हैं, जिसके कारण उनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल जो होगा, नाभिक के द्वारा लगने वाला जो आकर्षण बल होगा वो ध्यान रखना मजबूत होगा। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की दूरी नाभिक से बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की दूरी नाभिक से बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक के द्वारा लगने वाला जो आकर्षण बल होता है उसका मान क्या होता जाता है, कम होता है। और सबसे बाह्यतम कोष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबसे बाह्यतम कोष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर नाभिक का नियंत्रण सबसे कम होता है। नाभिक के द्वारा लगने वाला जो बल होता है वो सबसे कम होता है। और उन इलेक्ट्रॉनों को हम कौन से इलेक्ट्रॉन कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि उनको थोड़ी सी ऊर्जा देकर ही वहां से क्या किया जा सकता है, मुक्त किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है, क्योंकि नाभिक के द्वारा लगने वाला जो आकर्षण बल है बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों पर वो बहुत कम होता है और आकर्षण बल अगर बहुत कम होगा तो उनको कम एनर्जी देकर, कम ऊर्जा देकर ही वहां से मुक्त किया जा सकता है। अब देखो अलग अलग पदार्थों में क्या होता है, अलग अलग पदार्थों में क्या होता है, नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला जो आकर्षण बल होता है ना, अलग अलग पदार्थों के, अलग अलग पदार्थों में नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वो अलग अलग पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अलग अलग पाया जाता है। अब जिन पदार्थों में नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला, नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल मजबूत होगा, जिन पर मजबूत होगा उनके इलेक्ट्रॉन तो आसानी से मुक्त होंगे नहीं। लेकिन जिनमें, जिन पदार्थों में नाभिक के द्वारा लगने वाला जो आकर्षण बल है वो कमजोर होगा, कमजोर होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन जल्दी ही मुक्त होकर
और दूसरे पदार्थ में चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे जब हम कांच की छड़ यहाँ पे जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, तो कांच की छड़ में जो नाभिक होता है ना, कांच की छड़ में जो नाभिक होता है उसके द्वारा इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला जो आकर्षण बल है वो रेशम के कपड़े की तुलना में कमजोर पाया जाता है, जिसके कारण जब हम दोनों को आपस में रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलकर किसमें चले जाते हैं, रेशम के कपड़े में चले जाते हैं। सेम प्रोसेस इसमें होता है उनके कपड़े में जो आकर्षण बल होगा नाभिक के द्वारा लगने वाला वो एवोनाइट की छड़ की तुलना में कम होता है, जिसके कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन उनसे एवोनाइट में चले जाएंगे। इसके बाद बिजली काल से प्लास्टिक की छड़ में चले जाएंगे, सूक्ष्म बालों से कंघी में चले जाते हैं। तो ये इसका कारण होता है। अब देखिए एक छोटा सा प्रश्न, ये तो हमारी घर्षण के द्वारा आवेशन की विधि हो गई। अब देखिए एक मैं छोटा सा प्रश्न तुम्हें मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, उसका आंसर क्या होगा, सोच के सही समझ के और उसका आंसर तुम्हें मुझे देना है। देखो क्वेश्चन ये है, अगर मान लो मैंने एक हाथ में तांबे की छड़ पकड़ ली, अगर मान लो मैंने एक हाथ में तांबे की छड़ पकड़ ली और एक हाथ में मेरे मान लो ऊन का कपड़ा है, एक हाथ में तो ऊन का कपड़ा है और एक हाथ में मेरे पास क्या है, तांबे की छड़ है। मैं दोनों को आपस में रगड़, तांबे की छड़ आवेशित होगी या नहीं होगी, कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा। तांबे की छड़ और ऊन का जो कपड़ा है दोनों को मैं आपस में रगड़ रहा हूं, तो मुझे ये बताना है कि तांबे की छड़ क्या आवेशित हो जाएगी क्या, कोई मुझे बताएगा तांबे की छड़ आवेशित हो जाएगी क्या, सोच के बताओ। 1 मिनट का टाइम है, इतने में थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। हाँ भाई, कौन बताएगा, कन्हैया, कन्हैया भैया, कन्हैया जवाब दे जल्दी से, बोलो भाई कन्हैया। कन्हैया भैया बोलेगा, बोलो भाई, क्या तांबे की छड़ आवेशित हो जाएगी, बोलो भाई कन्हैया, आवेशित हो जाएगी क्या, हो जाएगी सर। क्यों नहीं होगी, कारण, आंसर तेरा बिल्कुल सही है, आंसर तेरा बिल्कुल सही है। अब इसका कारण और मुझे बता दे कि क्यों नहीं होगी, जल्दी से बता, जल्दी से बता भाई क्यों नहीं होगी। धनावेशित है, धनावेशित वस्तु, क्या, धनावेशित है सर वो भी, धनावेशित है, कौन है धनावेशित, तांबे की। भाई मैं तेरे से ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे हाथ में एक तो तांबे की छड़ है, ठीक है, वो भी उदासीन है, और एक ऊन का कपड़ा है वो भी उदासीन है। अब मैं दोनों को आपस में रगड़ रहा हूं, तो मुझे ये बता कि क्या तांबे की छड़ वहां पे आवेशित हो जाएगी क्या, क्या उस पर आवेश आ जाएगा क्या, क्या उस पर आवेश उत्पन्न हो जाएगा क्या, ये पूछ रहा हूं मैं तेरे से, इसका आंसर बता, बता भाई। सतेश गुजर, सतेश, सतेश बहन जी बताओ, सतेश बहन जी बताओ आंसर इसका, और कौन कौन है, अरे किसी को भी नहीं पता क्या इसका आंसर,
साहिल भैया, प्रियांशु बताएगा, प्रियांशु। प्रियांशु बता भाई, इसका आंसर बता। प्रियांशु। सर नहीं होगी। बिल्कुल सही आंसर है तेरा, नहीं होगी, लेकिन क्यों नहीं होगी ये और बता दे मुझे। सर तांबे की छड़ में मुक्त भाई नहीं इलेक्ट्रॉन नहीं होगी वो। होते। क्या इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं क्या होते कह हैं। रहा है? मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं अच्छा, होते हैं। तांबे की छड़ में मुक्त इलेक्ट्रॉन, तांबे की छड़ में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं? अरे तांबा तो एक चालक है, और चालकों में तो मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना। चालक वस्तुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये आंसर गलत है भाई तेरा। मुक्त इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, ध्यान रखना। और कोई भैया बताएगा? संदीप है क्या? संदीप, संदीप भैया। संदीप आज है ही नहीं इसमें। भागचंद, भागचंद। कौन सर पता? नहीं पता? योगेंद्र, योगेंद्र। नहीं सर। चलो सर मैं आप ही बताता हूँ, बता। ध्यान से सुनना। चलो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। देखो इसका आंसर क्या है भाई। पहली बात तो एक चीज ये ध्यान रखना, तुमने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि चालक और कुचालक वस्तुएं, पढ़ा है ना भाई? सभी बच्चों ने चालक और कुचालक के बारे में पढ़ रखा होगा। अब चालक और कुचालक के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखो, चालक एक ऐसी वस्तु होती है, चालक पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है ना? चालक पदार्थ ऐसा पदार्थ होता है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। अब विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होने का मतलब यह है कि उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से हो जाता है, ठीक है ना? और योगेंद्र, सर योगेंद्र म्यूट करो इसको। हाँ, अब देखो, कुचालक पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं हो पाता है, यानी कि जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है ना, उनको हम कुचालक पदार्थ कहते हैं। अब एक चीज ये ध्यान रखना, अब एक चीज ये ध्यान रखना, मानव का जो शरीर होता है, मानव का जो शरीर होता है ना, वो एक चालक होता है। क्या होता है? मानव का जो शरीर होता है वो एक चालक होता है। और तांबे की छड़ एक धातु है, तो ये भी एक चालक होती है। अब क्या होगा देखो भाई, हमारे दोनों हाथों में क्या क्या है? एक तो ऊन का कपड़ा है, और दूसरे हाथ में हमारे पास क्या है? तांबे की छड़ है। जैसे ही हम दोनों को आपस में रगड़ते हैं ना, जैसे ही हम दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, तो क्या होता है? ऊन के कपड़े में से इलेक्ट्रॉन निकलकर किस में आते हैं? तांबे की छड़ में आते हैं। ऊन में से इलेक्ट्रॉन निकलकर किस में आते हैं? तांबे की छड़ में आते हैं। अब जो तांबे की छड़ में मुक्त इलेक्ट्रॉन आए हैं, जो तांबे की छड़ में मुक्त इलेक्ट्रॉन आए हैं ना, अब तांबा की जो छड़ है वो एक चालक है, और हमारा शरीर भी क्या है? एक चालक है। तो क्या होगा? वो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक छड़ में आए हैं, वो चालक छड़ से हमारे शरीर में होते हुए, भाई हमारे शरीर एक चालक है विद्युत का, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से हो जाता है। तो क्या होगा? जब मुक्त इलेक्ट्रॉन उसमें चालक छड़ में आएंगे ना, यानी कि तांबे की छड़ में आएंगे, तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन हमारे शरीर से होते हुए, हमारे शरीर से होते हुए वो किस में चले जाएंगे? पृथ्वी में चले जाएंगे। पृथ्वी एक ऐसी वस्तु होती है, पृथ्वी एक ऐसी वस्तु होती है, ध्यान रखना, जिसकी जिसकी ध्यान रखना, जो धारिता होती है ना वो अनंत होती है। कितनी होती है? धारिता जो होती है वो अनंत होती है। धारिता अनंत होने का मतलब क्या है? देखो ये भी मैं तुमको बता देता हूँ। धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता। धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता। पृथ्वी एक ऐसी वस्तु है, पृथ्वी एक ऐसी वस्तु है जिसको हम कितना भी इलेक्ट्रॉन दें, कितना भी आवेश देना, वो अपने अंदर उसको अवशोषित कर लेगी, उसको ग्रहण कर लेगी। और पृथ्वी से हम चाहे कितना भी इलेक्ट्रॉन निकालें, पृथ्वी से चाहे कितना भी आवेश हम निकालें, तो पृथ्वी हमको दे देगी। ध्यान रखना, पृथ्वी को हम जितना भी आवेश दें,
पृथ्वी वो अपने अंदर ग्रहण कर लेगी और पृथ्वी से कितना भी आवेश हम निकाले, पृथ्वी हमको वो आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन हमको दे सकती है। तो जैसे ही हम दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं ना, तो उनके कपड़े से इलेक्ट्रॉन निकलकर चालक छड़ में चली जाएंगी, यानी कि तांबे की छड़ में चले जाएंगे, और तांबे की छड़ से हमारा शरीर चालक होने के कारण हमारे शरीर से होते हुए किस में चले जाएंगे, पृथ्वी पर चले जाएंगे। किस पर जाएंगे, पृथ्वी के अंदर चले जाएंगे। लेकिन अब मैं तुमसे पूछता हूं, अगर हमको तांबे की छड़ को आवेशित करना हो, अगर तांबे की छड़ को हमको आवेशित करना होना तो हमको क्या करना पड़ेगा, कोई स्टूडेंट बता सकता है मुझे? भाई कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है कि तांबे की छड़ को अगर मुझे आवेशित करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कोई स्टूडेंट बता सकता है? धरती पर बोलो भाई, घनश्याम भैया बोलो, घनश्याम। सर हाथ में प्लास्टिक की पन्नी रख लो। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है। देखो इसका आंसर घनश्याम भैया ने बिल्कुल सही बताया है। मुझे पूरी पूरी उम्मीद थी कि घनश्याम इसको सही बताएगा। कुछ नहीं करना तुमको, है ना, कुछ भी नहीं करना तुमको। उस तांबे की छड़ को डायरेक्ट हाथ से नहीं पकड़ना है, उस पे है ना कोई प्लास्टिक का या कुचालक पदार्थ का हत्था लगा दो। उस पर कुचालक पदार्थ का एक हत्था लगा दो। उस कुचालक पदार्थ को तुम अगर पकड़ोगे ना, तो तुमको पता है कुचालक पदार्थ में तो आवेश का प्रवाह होता ही नहीं है। कुचालक पदार्थ का अगर हत्था तुमने लगा दिया, उससे अगर तुमने छड़ को पकड़ रखी है, तो वो आवेश जो है, वो इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो हमारे हाथ में आएंगे ही नहीं। तो इसको ध्यान रखना, तांबे की छड़ को आवेशित करने के लिए हमको उस पर क्या लगाना पड़ेगा, एक कुचालक पदार्थ से बना उस पर हत्था लगाना पड़ेगा, जिसको हमको पकड़ना होगा। यहाँ पे ध्यान रखना, अगर हमने हत्था नहीं लगाया कुचालक पदार्थ का, तो वो आवेश जो है, वो इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो हमारे शरीर से होते हुए किसमें चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। तो इस प्रकार से तुम है ना तांबे की छड़ को आवेशित कर सकते हो। तो ये विधि होती है तुम्हारे घर्षण के द्वारा आवेशन। एक बार मैं वापस से रिवाइज कर देता हूँ। जब दो वस्तुओं को आपस में, जब दो उदासीन वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, घर्षण करवाते हैं, तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर घर्षण के कारण दूसरी वस्तु में चले जाएंगे। जिससे क्या होगा, जिससे एक वस्तु जिससे इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो तो धनावेशित हो जाएगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन गए हैं ना वो ऋणावेशित हो जाएगी। इस प्रकार के आवेशन को हम कौन सा आवेशन कहते हैं, घर्षण के द्वारा आवेशन कहते हैं। और घर्षण के द्वारा आवेशन के पश्चात, घर्षण के द्वारा आवेशन के पश्चात हमेशा ध्यान रखना, दोनों वस्तुओं पर आवेश परिमाण में तो समान होता है और प्रकृति में क्या होता है, विपरीत होता है। तो ये घर्षण के द्वारा आवेशन विधि होती है। अब इस विधि को सबसे पहले टॉपिक लिखेंगे, नोट करेंगे आवेशन की विधियां। टॉपिक का नाम लिखेंगे आवेशन की विधियां, और इसमें ना पहले नंबर पे विधि का नाम लिखोगे घर्षण के द्वारा आवेशन। पहली विधि का नाम लिखोगे घर्षण के द्वारा आवेशन। नोट करो अपनी कॉपी में, घर्षण के द्वारा आवेशन। घर्षण के द्वारा आवेशन, इसमें डैश करके लिखो, इसमें डैश करके लिखना है। जब किन्हीं दो उदासीन वस्तुओं को, जब किन्हीं दो उदासीन वस्तुओं को परस्पर घर्षण कराया जाता है, परस्पर घर्षण कराया जाता है, तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर, तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं, जिसके कारण जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है,
उस वस्तु पर धनावेश तथा जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है उस पर ऋणावेश आ जाता है। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है उस पर ऋणावेश आ जाता है। इस प्रकार के आवेशन को घर्षण के द्वारा आवेशन कहते हैं। इस प्रकार के आवेशन को घर्षण के द्वारा आवेशन कहते हैं। इस प्रकार के आवेशन को घर्षण के द्वारा आवेशन कहते हैं। घर्षण के द्वारा आवेशन के पश्चात दोनों वस्तुओं पर आवेश परिमाण में समान लेकिन प्रकृति में विपरीत होता है। परिमाण में समान लेकिन प्रकृति में विपरीत होता है। फिर एग्जाम्पल लिखते हैं ना, ये सारे के सारे एग्जाम्पल लिख दो, ऐसे के ऐसे सारणी बना दो और इसके बाद बाकी जो दो विधियां हैं, इसके बाद आवेशन की जो बाकी दो विधियां हैं उनको हम